मैम वो बोलो स्ट्रेटेजीज के बोलो। बाद आपने कहा था हाँ, नीट का स्ट्रेटेजीज के बाद। लिखवाएंगे आप ठीक स्ट्रेटेजीज। ठीक 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 ठीक। मैम स्ट्रेटेजीज ह्यूमन वाला हेल्थ चैप्टर कर कंप्लीट हो लेते गया हैं। ना? स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया ना 12th में? हाँ मैम, यस हो मैम। गया क्या? कंप्लीट। स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर 12th में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यस ऐसा मैम। करते हैं कि पहले स्ट्रेटेजीज में नोटेबल पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजीज के नोटेबल पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। और मैम वो एंटीबायोटिक्स यस मैम। वो भी हाँ बताते हैं, उसको भी लिखवाते हैं। वो तो पेज छूटा ही हुआ है ना। स्ट्रेटेजीज का पहले लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो स्ट्रेटेजीज का। मैम, 1 मिनट पर। जल्दी से आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो जो रिकैप है बेटा, एक तरीके से रिकैप है, तो वो हम लोग को लिखना है। इसमें चैप्टर का नेम हम लोग डालेंगे स्ट्रेटजीज एनहेंसमेंट। क्या नेम है चैप्टर का? स्ट्रेटजीज एनहेंसमेंट। फॉर फूड। यस मैम। चैप्टर का नाम सही है? स्ट्रेटजीज एनहेंसमेंट मैम मुझे For- दिख नहीं रहा मैम, ब्लर आ रहा है। strategies enhancement for food production। strategies enhancement for food production, ये हम लोग चैप्टर लिख रहे हैं। और इस चैप्टर की स्टडी अब करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए फिनोटाइप। फर्स्ट पॉइंट लिखिए फिनोटाइप। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप लिख दिया मैम। लिख दिया? फिनोटाइप। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स फिनोटाइप क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स हम लोगों का फिनोटाइप क्या होना चाहिए? मैम एक्सटर्नल जो उसके फीचर्स होते हैं वो फीचर्स। फिनोटाइप होता है। एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट में देखेंगे कि हम लोग का फीचर्स क्या है। तो लिखेंगे इट इज द ऑब्जर्वेबल फीचर्स। ऑब्जर्वेबल मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं। इट इज द ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। It is the observable features of an organism. It is the observable features of an organism. Of an organism. उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया हमने फिनोटाइप। फिनोटाइप। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप। फर्स्ट पॉइंट हो गया फिनोटाइप, सेकेंड हो गया जीनोटाइप। ये हो गया हमारा डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। ये हो गया हमारा डिपेंड्स ऑन जीन्स। अभी इसको लिखेंगे नहीं आप लोग, हम बोलेंगे एक सेंटेंस में, तब उसको लिखना। डिपेंड्स ऑन जीन्स। इसमें लिखिए इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। genetic makeup of an organism in a variety of an organism in a variety of an organism in a variety। बात क्लियर हो गई? मैं आपने ना वैरायटी को लिखवाया है, मींस इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो हम लोगों की एक वैरायटी होगी, अगर हम उसका भी जीनोटाइप देखेंगे तो हमको वेरिएशन दिखाई देगा। जैसे मेरा जीनोटाइप आपके जीनोटाइप से सिमिलर नहीं है, मतलब हम लोग Yes. के जीन सिमिलर नहीं है, तो जो एक स्पीसीज में भी जीन के थ्रू वेरिएशन है वो हम लोग का वैरायटी हो गया। एक वैरायटी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों सेक्सुअल बेस में ही फीमेल है, रेस भी सेम है, एज डिफरेंस है। बस एज डिफरेंस होने के बावजूद भी है तो वो फीमेल ही ना, लेकिन फीमेल
होने के बावजूद भी, सेम स्पीसीज यानी होमो सेपियंस होने के बाद, हम लोगों में जितने 5 लोग 4 लोग गर्ल्स हैं, उन सब में एक दूसरे का जेनेटिक डिफरेंशिएशन है। हम लोग के जीनोटाइप डिफरेंट हैं। आपके यस पास मैम। कुछ और जीन्स है, मेरे पास कुछ जीन्स और हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो लाइन। लाइन, एक्चुअल में लाइन का मतलब क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि लाइन का क्या मतलब होता है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन, a line consists of a group of individual, a line consists of a group of individuals related by descent, descent यानी ancestors, related by descent, and then related by descent and often मैम रिलेटेड बाय related by descent, descent की स्पेलिंग है DESCNT। इसका मतलब होता है यानी आपने से जो पहले आए थे उनसे हम लोगों का जितना भी, हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम लोग इसका वंश चला रहे हैं, कहते हैं ना कि ये वंश नहीं चलेगा, वो वंश नहीं चलेगा। एक्चुअल में हम लोग जीनस और स्पीसीज के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है ना। हम लोग कुछ जानते हैं? हम लोग सिर्फ एक ही जीनस और स्पीसीज चला रहे हैं, वो है होमो, वही तो चला रहे हैं। हम लोगों को ज्यादातर अपने डिसेंट में यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स में अपने पापा का नाम, अपने बाबा का नाम और उनके पापा का नाम मालूम हो सकता है, बहुत रेयर। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि ये इस जनरेशन का पहली जनरेशन का, उससे पहली जनरेशन का, उससे पहली जनरेशन का, उससे पहली जनरेशन का सब नाम हम लोग को पता हो। और हमको ये पता है कि हम कौन से जीनस से चले आ रहे हैं। जीनस तो एक ही है, होमो सेपियंस, बस इतना हम जानते हैं। और उस सब होमो सेपियंस में हमारे अंदर क्वालिटी क्या है कि 2 आंख हैं, 2 नॉस्ट्रिल है, 2 लंग्स हैं, 1 हार्ट है, 4 चैम्बर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। यही एक कॉमन फीचर्स है हम लोगों का जो ऑब्जर्वेबल है। और यही एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जो एक लाइन बना रहा है, एक लाइन बना रहा है कि हम सब एक ही जीनस के हैं। अब हम कहते हैं हम तिवारियों के वंश के हैं। अब तिवारी कहाँ से आ गए? या हम मल्होत्रास हैं तो ये मल्होत्रा कहाँ से आ गए? मल्होत्रा के वंश में आंखें पीछे होंगी क्या? आंखें तो एज इट इज ही रहेंगी ना। तो हम एक ही जीनस चला रहे हैं, वो जीनस है क्या? होमो सेपियंस। बाकी हम कहानी कुछ भी करते रहे, हम सिर्फ चला एक ही जीनस रहे हैं, वो है होमो। बात समझ गए कि नहीं समझे यस मैम। बच्चों? बात समझ में यस आई? आसना स्नेहा। यस मैम। and often similar in हम जीनोटाइप। डिसेंट के बाद हाँ हाँ, डिसेंट के बाद कॉमा कर देना। एंड ऑफन सिमिलर इन जीनोटाइप, ऑफन सिमिलर इन जीनोटाइप। मैम क्या शुरू में स्टार्टिंग में क्या था मैम? लाइन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाय डिसेंट, यानी ओके जो मैम बस समझ गए ना? डिसेंट एंड ऑफन सिमिलर इन जीनोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्योर लाइन। नेक्स्ट हेडिंग है प्योर लाइन। प्योर लाइन मालूम चल गया? तो प्योर लाइन का मतलब ही समझ जाओ कि होमोजाइगोसिटी आ गई है। मैम ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और ये इनकी टर्म सेम है? नहीं, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के टर्म है वो टर्म इतने बेसिक है कि वो हर जगह यूज होंगे। हमने क्या कहा था, अगर वो चैप्टर समझ में आ गया तो समझ लो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम यहाँ यस पे मैम। रेशियो निकाल रहे हैं, हम स्ट्रेटजीज निकाल रहे हैं, हम फिनोटाइप बता रहे हैं। अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा होता तो शायद हमको ये बात आज इतनी इजीली नहीं समझ में आ गई होती कि अगर हम कोई वैरायटी भी देखने जाते हैं तो हम देखते क्या है, उसका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि गेहूं खरीदने का तो जेनेटिक्स तो पढ़ने बैठ नहीं जाएंगे कि भैया कौन सी वैरायटी से आया, कल्याणी सोना है कि सोनालिका है कि पूसा सेम है, पूसा सेम 2 है।
ये तो पढ़ेंगे नहीं। और हमको तो कोई बासमती वीक कहकर कोई दूसरा वैरायटी दे देगा तो हमको तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं हमको। घर में आता तो जानते कि भाई बासमती है। पुलाव बनता तो ये जानते कि पुलाव वाला चावल है। पुलाव वाले चावल की वैरायटी क्या, ये क्या जानते हैं? ये नहीं जानते हम लोग। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस मैम। तो हमको ये टर्म जो फिनोटाइप आया है, हमने देखा है कि हमने इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन। इस चीज को इनहेंस करने की क्या स्ट्रेटजी है, बस समझ गए? हम लोग कहते हैं आपके वर्क की क्या स्ट्रेटजी है, यानी अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है या कोई वर्क करने जा रहे हैं तो उस वर्क को करने का क्या प्लान है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटजी। अगर हम फूड का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और वो भी अच्छा फूड बनाने जा रहे हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटजी ली है? तो पहले फिनोटाइप देखे, देन जीनोटाइप देखे, देन लाइन देखे, देन प्योर लाइन देखे। जैसे अगर हम लोग चाहें कि 2 गन्ने खरीदे हैं और 2 गन्ने तो घर में बैठे बैठे क्रॉस करा दें, तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है, हम सिर्फ खेल रहे हैं। बात समझ गए? हमको कुछ पता नहीं है, बस हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जैसे केमिस्ट्री लैब में सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ ना कुछ मिलाना शुरू कर दो, तो अगर जो हमसे एक्सप्लोसिव बन गया तो ये क्या हुआ, ये कोई एक्सपेरिमेंट तो बना नहीं, ये तो हम लोग जाकर खेलने लगे। जैसे स्टार्टिंग में जब लोग केमिस्ट्री लैब को देखते हैं तो क्या करते हैं, जब टाइट्रेशन होता है, आप लोग तो प्रैक्टिकल नहीं करे होंगे, टाइट्रेशन होता है तो उसमें ऐसे टैप को चाहकर कलर चेंज करते हैं, तो लोग ऐसे कॉइन उछालकर उसमें कॉइन देखते हैं कि कैसा कॉइन दिख रहा है, समझ गए? तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है अपने फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। पहला ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखा, जो हमको दिख रहा है, अगर जो चीज दिखने में अच्छी है उसका क्या जीन्स अच्छा है, अगर जीन्स अच्छा है तो क्या उसके डिसेंट अच्छे थे, और डिसेंट अच्छा है तो क्या होमोडाइवर्सिटी है इसमें, बात समझ रहे हैं? यस मैम। बात समझ गए रिया? बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि अगर हम सरोगेसी, अगर अपने नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जाए, अगर हम सरोगेसी करते हैं तो सरोगेसी हम किसी भी मदर में नहीं कर सकते हैं। सरोगेसी हम किसी भी मदर में नहीं कर सकते, हमको देखना पड़ेगा कि जिसके अंदर मेरा चाइल्ड डेवलप हो रहा है आखिर में उसको तो कोई डिसीज नहीं है, वो किस फैमिली को बिलोंग करती है, उसका एंसेस्टर कौन था, या वो उसका पेरेंट जनरेशन क्या है। अगर उसके पेरेंट जनरेशन में कोई डिसीज थी, इसकी जनरेशन में सप्रेस है, तो आने वाली जनरेशन में वो एक्टिव हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा से ब्लड तो वही देगी। हम तो चाइल्ड डेवलप नहीं कर रहे हैं, सरोगेसी तो वही कर रही है। तो हमको किसी भी चीज को इंड्यूस कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहले ये चेक करो, देन ये चेक करो, देन ये, एंड देन ये। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब लिखो, प्योर लाइन में लिखो, इट इज अ सेल्फ pollinated progeny, it is a self pollinated progeny of a homozygous plant. It is a self pollinated progeny of a homozygous plant. It is a self pollinated progeny of a homozygous plant. Of a homozygous plant. Self pollinated progeny of a homozygous plant. इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? सबको इतनी बात क्लियर हो गई है? कितना स्ट्रेटेजी समझ में आ गया? जीनो, फिनो, लाइन, प्योर लाइन, बात क्लियर हो गई? ये Yes, बात हम sir. लोगों ने वहां नहीं पढ़ी है। अब हम चैप्टर में कोई पूछेगा, सपोज दैट आपका एग्जामिनर आए, आपने सिलेबस पूछा आपसे उन्होंने, और सिलेबस में पूछा कि ये चैप्टर पढ़ने की नीड क्या है, क्या नीड है, और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कुछ फूड की क्वालिटी ऐसी है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो हमने उसका जीन्स की एक्सटर्नल फीचर्स का, ऑब्जर्वेबल फीचर्स का स्टडी करके एक ऐसी वैरायटी को डेवलप किया है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल हो। दैट इज अ स्ट्रेटजी, दैट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन। बस समझ गए? मतलब हम अगर रिप्रेजेंट कहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जाए, हर एक को होता है, 100% हम भी नहीं है, 100% आप, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट तक ले जाएं अपनी बात को। उसके बाद नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट लिखो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालना, फिफ्थ हेडिंग है, इसको रिकैप या नोटेबल पॉइंट या नॉलेज क्लाउड कुछ भी करके डाल सकते हो, जो आप लोगों को ऑन टाइम वो लाइव पढ़ना है, ठीक है, जब तक सिलेक्शन हो जाता नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 फिफ्थ पॉइंट आ गया, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, सॉरी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, बात समझ गए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब एक बात ये बताओ, वैसे तो हमने खुद ही लिख दिया है तो आप लोग जान ही जाओगे, हमने कहा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सब करने के बाद हमको वेरिएशन चाहिए, तो एक्चुअल में हम वेरिएशन कहां से ले आ सकते हैं, एक्चुअल में हम वेरिएशन कहां से ले आ सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, एक्चुअल में हम कलेक्शन कहां से ले आ सकते हैं, बात इतनी क्लियर हो गई। हम लोग लाते हैं जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके, बात समझ गए, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी हम कहां से ला रहे हैं, हमको वेरिएशन चाहिए, कुछ न्यू कैरेक्टर चाहिए, तो हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर लें, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर लें, बात इतनी क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। जर्म प्लाज्म क्या है मैम? हाँ, जर्म प्लाज्म क्या, वेरी गुड क्वेश्चन। जो हम लोगों की टू टाइप ऑफ सेल थी, फर्स्ट वन इज सोमैटिक एंड सेकंड वन इज जर्म सेल, यानी गोनैड्स में प्रेजेंट सेल को हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। हमको प्रोटेक्ट करना है जर्म प्लाज्म, तो हम अपना स्पर्म और ओवम प्रोटेक्ट कर दें, जर्म प्लाज्म प्रोटेक्ट हो जाएगा, बात ये हुई। अगर हमको हमारी जेनेटिक्स में एक, हाँ बोलो बोलो, मैम मींस एग और स्पर्म का जो प्लाज्मा है मैम, साइटोप्लाज्म, वो जर्म प्लाज्म हुआ। हाँ, एक्चुअली जो हम लोगों को, अगर हमारे अंदर कोई गुड कैरेक्टर है, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो हमको प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोगों की जेनेटिक्स में एक ब्रांच आती है जिसका नेम है यूजेनिक्स, एक ब्रांच आती है जिसका नेम है यूफेनिक्स, एक ब्रांच आती है जिसका नेम है यूफेनिक्स। उन तीनों ब्रांचेस का जो कंक्लूजन है वो यही बताया गया है कि गुड कैरेक्टर्स, गुड वैरायटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना चाहिए। इस बात को दो तरीके से लेना, मतलब ऐसा नहीं कि जो जिनके अंदर गुड कैरेक्टर उनको क्रिकेट टीम तैयार कर लेनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि मतलब अब यूजेनिक्स ने बता दिया कि अच्छे कैरेक्टर हैं तो बच्चे डेवलप ही करते जा रहे हैं। अच्छे कैरेक्टर भी तब तक डेवलप होंगे जब तक आपकी बॉडी में कैपेसिटी है। अगर आप 10-12 बच्चे पैदा कर लेंगे तो आपकी कैपेसिटी डे बाय डे रिड्यूस होगी ना। तो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे अंदर आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है, या मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर है जैसे लता मंगेशकर है, उनकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तो अब इनके कैरेक्टर, अगर ये जेनेटिकल कैरेक्टर है तो इनके कैरेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। अब्दुल कलाम है जो बचपन से, जैसे अभी कोरोना के बारे में कोई एक छोटा सा लड़का आया था जो भविष्यवाणी किया करता था, तो ये जो न्यू वैरायटी आ रही है, न्यू जनरेशन आ रही है, वो नेट से ही नहीं इतने होशियार हो गए हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो माइंड की स्ट्राइकिंग पावर है, तो वो स्ट्राइकिंग पावर, जैसे बैठे 10 लोग हैं, 10 लोगों का मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है, लेकिन किसी एक का आईक्यू लेवल ऐसा है जो सब पर भारी है, तो दैट इज द कैरेक्टर। और ये है वेरिएबिलिटी, समझ गए। इस वेरिएबिलिटी को हमको आगे प्रोसीड करना चाहिए अगर हमको जनरेशन बढ़ानी है तो अच्छी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग, इंडिया रिच कंट्री है लेकिन पैसे के मामले में इंडिया गरीब है, दिमाग के मामले में इंडिया बहुत तेज है, उसका सही जगह पे यूटिलाइजेशन नहीं करती है। हम लोगों को अगर दिमाग लगाना है तो फालतू बातों में ज्यादा दिमाग लगाएंगे, नजर के बाद दिमाग नहीं लगाएंगे। यूएस में क्या है, 24 आवर्स में पर मिनट इंसान कमाना चाहता है, पर मिनट, एनी हाउ एनी कॉस्ट। वहां पे हर कोई डेवलप है और हम लोग डेवलप्ड रह गए, ठीक है। तो अब हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हम लोग डेवलप तो कभी हो ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में ही आ रहे हैं। क्या हमारे पास जनरेशन अच्छी नहीं है, हमारे पास वेरिएशन अच्छा नहीं है, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तुम कितना नया चाहते हो कलेक्ट करना,
जो अच्छा है उसको कलेक्ट करो और जो बुरा है उसको यहीं से रिमूव कर दो, यहीं से रिजेक्ट कर दो। इसको बढ़ाने से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं है। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। जब हम यहाँ से चल रहे थे तो हम इतने सेलेक्टिव होके आ रहे हैं, तो यहाँ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यहाँ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर एक प्लांट की लीफ खराब है तो हम उस प्लांट को हटा देते हैं, एक प्लांट का जीन खराब है तो जीन के बाद इसको हटा देते हैं, अगर सेम डिसेंट है तो इसको हटा देते हैं, प्योर लाइन है तो मोमो जाएगा उसकी देख लेते तो हमको वेरिएशन चाहिए होता है। दूसरी बात क्या देखते हैं, प्योर लाइन इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। लिखिए द एंटायर कलेक्शन in bracket of plants and seed of plants and seed। बात समझ गए? entire collection of plants and seed bracket close करेंगे, having all the diverse हाँ आपकी आवाज। having all the diverse alleles for all genes in given crop, for all genes in a given crop is called germ plasm collection, is called germ plasm collection। मैम क्रॉप इज कॉल्ड, हाँ, given crop is called germ plasm collection। बात क्लियर हो गई? ये सेंटेंस जो हमने लिखा है वो क्लियर है सबको? ये सेंटेंस हमने Yes, जो लिखा ma'am. है सबको क्लियर है? उसके बाद लिखो यस the germ plasm of any crop species would consist of the following types of material, नंबर 1 लिखो कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटी, यानी हमको इम्प्रूव्ड वैरायटी का ही कल्टीवेशन करना है। कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटी यानी हमको इम्प्रूव्ड वैरायटी का ही कल्टीवेशन करना है। कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटी। ठीक, नेक्स्ट ओल्ड और लोकल और देसी वैरायटीज, ओल्ड, लोकल और देसी वैरायटी, ओल्ड, लोकल और देसी वैरायटी, ओल्ड, लोकल और देसी वैरायटी। मैम ये सब होना चाहिए उसमें। हाँ, ये सब चीजें होनी चाहिए। हम आपने देखा होगा जैसे हम लोगों की जनरेशन कम रेजिस्टेंट है और हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन हमसे ज्यादा रेजिस्टेंट है। यस मैम। ऐसा देखा ना हम लोगों ने, रेजिस्टेंट इन द सेंस कि उनकी वो ओल्ड एज होकर, मतलब हम लोग अपने आप को सोच नहीं सकते कि हम लोग 80 इयर्स में पहुंचेंगे। कि हम लोग 50 साल में बोल जाएंगे, और ये रियल बात है, 110% फैक्ट है कि हम लोग ऐसा खा पी रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि हम 50 बहुत अच्छे से क्रॉस करने बहुत बड़ी बात है, समझ गए। और 80
80 साल तो हम लोग 80 जन्म हो जाएंगे। और पहले के जो पेरेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस तो सब जाते ही हैं, 75 तो चलते फिरते चले जाते हैं, 80-85 तो बीमारी में चले गए, और कुछ लोग तो 100 तक चले जाते हैं, 95 में होकर मर रहे हैं। और मैम लता 95 में, मंगेशकर। हाँ 95 में हो, चलो लता मंगेशकर के पास तो फैसिलिटीज हैं बहुत ज्यादा, 95 में होने के बाद आप उनके चेहरे में ग्लो देखिए, हम लोगों से ज्यादा है। उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो ऐसे एनवायरमेंट से नहीं है जहाँ पिंच आउट किया जा रहा है कुछ, कोई दिमाग में ट्रेस कर रहा है बार बार, कोई दिमाग की किसी बात को स्ट्राइक कर रहा है बार बार, किसी टाइप का नर्वस डिसऑर्डर है उन लोगों को। हम लोगों को हेडेक, तो बीपी, तो डायबिटीज, तो शुगर, तो बीपी लो, हाई, मतलब कुछ ऐसा बचा नहीं जो हम लोगों के पास है ना, और उन लोगों के पास कुछ ऐसा है नहीं जो छुआ भी हो उन लोगों को, तो वो हम लोग से ज्यादा रेजिस्टेंट है। और